नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन है। मैं विपुल तिवारी आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मैथ के अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो यहाँ पे केवल आपके सामने एक प्रैक्टिस पेपर चलेगा, यानी कि 25-25 क्वेश्चन का मैथ, जो 30 क्वेश्चन का मैथ रहेगा वही आपके सामने लाया जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, केवल आप प्रैक्टिस पेपर अगर अच्छे से कर लेंगे, उसको किस तरह से हम आसानी से करते हैं ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ न कुछ टाइम आपका बचेगा और आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समय जो है देखते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये आपका है पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए किस चैप्टर का है। तो ये जो चैप्टर है वो किस चैप्टर का है? टाइम एंड वर्क का। किस चैप्टर का है? टाइम एंड वर्क का। यहां पे आपको कुछ बताया जाएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, टाइम वर्क में क्या होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति को 10 दिन में किया, दूसरा व्यक्ति और किसी दिन में किया, तो अब इनको मिला करके अगर ये मिल जाए तो काम को कितने दिन में करते हैं, तो इसको कैसे निकाला जाता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे 2 मेंबर है। कौन? राशिद अकेले 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले वही कार्य 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? मतलब वो क्या है, मिलकर काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें छोड़कर भी काम करते हैं। दोनों मिलकर काम किए, एक व्यक्ति जो है इतने दिन किया, तो बताइए दूसरा व्यक्ति कितने दिन में किया। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब कैसे करेंगे ये आप देखिए। देखिए, यहाँ पे पहला हम देखते हैं कि राशिद, एक व्यक्ति राशिद है जो कि 15 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद एक कौशिक है जो काम को कितने दिन में कंप्लीट किया? 21 दिन में। ठीक है, 21 दिन में। तो पहला काम आप क्या करेंगे, चाहे जैसा भी करें, जो भी दिया है उनका आप एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 15 और 21 का जब निकालते हैं तो कितना आता है? 105। अब आपके सामने ये होगा कि आखिरकार ये एलसीएम है का 105। तो देखिए 105 ही होता है पूरा वर्क, इतना ही है, यानी कुल काम कितना है? 105। और इन दोनों को मिलकर काम करना है। अब यहाँ से हम निकालेंगे 15 दिन में ये 105 काम करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि राशिद 15 दिन में 105 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 15 सत्ते 105, यानी एक दिन में 7 काम करेगा। और कौशिक 21 दिन में 105 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 21 पंजे यानी 5 काम करेगा। ठीक, ये एक दिन का काम है, यानी एक दिन में 7 काम करते हैं, 7 यूनिट करते हैं। कुल काम कितना है? 105 यूनिट काम है। अब दोनों मिल जाए, अगर कौन कौन? राशिद और कौशिक जब मिल जाए तो आखिरकार राशिद और कौशिक कुल काम कितना करना है? 105 ही करना है, उससे ज्यादा तो है नहीं। 105 काम करना है। अब 105 काम करना है आखिरकार। अब देखा जाए कि एक दिन में ये दोनों काम कितने, अगर दोनों मिल गए हैं तो एक दिन का उन दोनों काम कितना है? 7 और 5 12, यानी एक दिन में अगर ये दोनों मिलकर काम करें, एक दिन में 12 काम करते हैं, तो बताओ 105 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? तो 105/12। अब इसको काटते हैं तो 3 चौक 12 और 3 से इसको 3 तिरिक 9, 3 पचे 15। ये 3 से क्यों कटा? क्योंकि देखिए 3 से कटने के लिए हम क्या करते हैं, सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं। जैसे 5 + 0 + 1 तो 6 आ गया। 6 से 6 को 3 काट सकता है, यानी ये 3 से नंबर कट जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या है? 35/4। अब इसको क्या करेंगे हम? सही बटाम सब दिया है ऑप्शन, तो सही बटाम देख लेंगे। तो 4 8 जा 32 और 3, यानी इतने दिन में ये दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे। यानी राशिद और कौशिक अगर मिल जाए तो 8 सही 3/4 दिन में काम को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। यानी इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है? इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो 1 है, यानी 8 सही 3/4 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 मेंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे? एक और बढ़ा करके तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों को एलसीएम लेने के बाद कुल काम आ जाएगा, वही एलसीएम कुल काम होगा। अब तीनों मिलकर करेंगे तो एक और व्यक्ति बढ़ेगा, और यहाँ पे कुल काम ये है, और एक दिन का सभी का काम जोड़ देंगे
उससे भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा तीनों का काम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए आप सब ध्यान से बस देखिए कैसे हम आसानी से इसको कर सकते हैं, और आप इसको जो है स्पीड अपना अगर बना लेंगे तो एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम लगेगा। अब और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए इसको जरा पढ़िए क्या है। जुबीन और प्रवीण व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में एक काम पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये भी टाइम वर्क से ही क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और जुबीन के साथ शुरुआत करते हुए कार्य पूरा करते हैं। मतलब शुरुआत कौन करता है? शुरुआत जो करते हैं वो कौन करता है? जुबीन। जुबीन शुरुआत करते हुए कार्य पूरा होने तक 1 मिनट के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं। मतलब मिनट में काम कर रहे हैं और यानी कि बारी बारी से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी एक दिन वो कर रहा है तो एक दिन दूसरा व्यक्ति कर रहा है, फिर तीसरे दिन वही आया, फिर चौथे दिन वही दूसरा व्यक्ति आया, इस तरह से बारी बारी से कर रहे हैं। और केवल अंत में कार्य करने वाले अपनी आखिरी बारी में 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति मिलती है। कार्य पूरा होने में कितने समय लगा? अब यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, कार्य को शुरू किसने किया? दो व्यक्ति हैं, जुबीन और प्रवीण, और यहां सीधा लिखा है जुबीन के साथ शुरुआत करते हुए। तो वही चीज आप करिए, वही जो आप एलसीएम निकालते हैं वही सेम आप एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? वही सेम एलसीएम निकालेंगे। कौन था? एक जुबीन था और दूसरा प्रवीण था। जुबीन जो है 36 मिनट में काम को कंप्लीट करता है और प्रवीण जो है 60 मिनट में। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब आखिरकार इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम है 180। ठीक, अब 180 तो एलसीएम हो गया, यानी 180 पूरा इसके पास क्या है? यूनिट। इतना काम है और इतना ही काम करना है। अब 36 भाग करेंगे, 36 पंजे 180 और 60 तिहैया 180, यानी कि जुबीन एक दिन में 5 यूनिट करता है और प्रवीण एक दिन में 3 यूनिट करता है। लेकिन शुरुआत तो जुबीन करता है। पहला जुबीन करता है पहला दिन, फिर दूसरे दिन जुबीन नहीं करता, दूसरे दिन कौन करता है? प्रवीण करता है। अब फिर आगे फिर जुबीन आएगा, फिर प्रवीण आएगा, इस तरह से। यानी कि अगर हम जुबीन और प्रवीण को जोड़ते हैं तो ये कितने मिनट का है? ये है 2 मिनट का। यहाँ पे मिनट दिया, दिन नहीं। पहला मिनट जुबीन किया, दूसरा मिनट प्रवीण किया। यहाँ पे दिन नहीं, यहाँ क्या है? मिनट है। तो यानी 2 मिनट में वो कितना काम किए? 8 यूनिट। कितने किए? यानी 8 काम किए हैं। यानी ये क्या है? 80, एक प्रकार से यूनिट है, इतना ही काम है। और ये 8 यूनिट काम किए। अब 8 यूनिट किया, टोटल काम कितना है? 180। तो आप 8 से इसको भाग करिए, आखिरकार कितना यूनिट होगा, कितना टाइम्स होगा? तो देखिए 8 से अगर भाग करते हैं तो 8 दूना 16, फिर 2 जीरो आया तो 8 दूना 16, फिर कितना बचा? 4 यूनिट। तो यानी 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17, 176 यूनिट ये लोग किए, और 4 आपका भी यूनिट बचा है। तो जब 22 से गुणा यहाँ हुआ, यहाँ पे मिनट में भी 22 से गुणा होगा, तो 22 दूना 44, यानी 44 मिनट में जो काम हुआ है वो 176 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, अब आगे काम कौन करेगा? कितना यूनिट बचा है? शेष 4 यूनिट। और आगे काम कौन करेगा वो देखिए। आगे जो काम करेगा वो जुबीन, क्योंकि ये जुबीन प्रवीण ने अंत किया, शुरू कौन फिर करेगा? जुबीन। तो जुबीन जो है एक दिन में 5 यूनिट करता है, यानी 5 यूनिट जो जुबीन है वो 5 यूनिट एक दिन में करता है। तो बताइए 4 यूनिट कितने दिन में करेगा? तो 4 यूनिट जो करेगा ये 5 चला जाएगा नीचे और 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इतना दिन नहीं है, मिनट है। यहाँ पे क्या है? दिन नहीं है, यहाँ पे मिनट दिया है ना, तो मिनट ही करेंगे। इतना मिनट, यानी यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या आएगा? मिनट। और मिनट को हम क्या कर देंगे? अगर ये नहीं कट रहा है, मिनट को क्या कर देंगे हम? सेकंड में।
यानी 4/5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये सेकंड में हो गया। 5 से इसको काटा 12 और बढ़ चौक 48, कितना आया 48 सेकेंड। यानी कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ। अब देखिए ध्यान से, 44 मिनट यहाँ पे और 48 सेकेंड यहाँ पे, यानी कुल काम कितने दिन में हुआ, 44 मिनट 48 सेकेंड। तो कहाँ पे है, ये दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, 44 मिनट 48 सेकेंड। यानी यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे जो समझ में आया है, पहला काम आपको एलसीएम तो लेना है, ये पोर्शन जो है आपको करना ही करना है, इससे आप भाग नहीं सकते। और ये होते मान आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व। यानी कि अब क्या करेंगे, एक दिन ही 1 मिनट ये किया, 1 मिनट ये किया, तो 2 मिनट में इसका काम कितना हो गया, 5 3 8, कितना 8 यूनिट। अब 8 यूनिट 2 मिनट में हो रहा है, तो अब 180 यूनिट तक पहुंचना है, तो 8 से इसका भाग करेंगे तो ये 22 176 बचा। ठीक, 176 यूनिट 44 मिनट में हो गया। अब आगे जो काम शुरू करेगा फिर कौन करेगा, जुबीन। जुबीन ही शुरुआत करेगा। तो जुबीन ने क्या किया, 5 यूनिट 1 दिन मिनट में करा, यानी 5 यूनिट कितने मिनट में कर रहा है, 1 मिनट में। तो 4 यूनिट बचा है, शेष कितना बचा है, ये आपका क्या है, शेष है। शेष 4 यूनिट है, 4 यूनिट करेगा 1/5 इंटू 4 मिनट। अब ये 4/5 आ गया और मिनट को मैंने सेकेंड में किया तो 48 सेकेंड आ गया। यहाँ 44 मिनट यहाँ लगा, 48 सेकेंड यहाँ लगा, तो कुल 44 मिनट 48 सेकेंड में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए टाइम वर्क में क्या होता है, छोड़कर भी दिन आते हैं। तो जैसे छोड़कर दिन आए वैसे आप यहाँ पे छोड़िए तो और आसानी से ये लग जाएगा। दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसको जरा पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, गोविंदा आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे घर से निकलता है। कितने बजे निकलता है, 8 बजे घर से निकलता है और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने सामान्य गति के 4/5 से यात्रा की, इसलिए वह 22.5 मिनट देरी से पहुंचता है। गोविंद को आमतौर पर अपने ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कि यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर हम पूछे कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी देखिए ये भी बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखिए स्पीड इज इक्वल टू आपको होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही केवल फार्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक दिन उसने सामान्य गति के 4/5 से यात्रा की। अगर हम देखें गति है, पहला गति, यहाँ पे गति था, अगर गति देखें पहले x था, अब गति कितनी हो गई, अब गति ये x का कितना हो गया, x का 4/5, 4/5 हो गया, x का कितना हो गया, 4/5 हो गया। ठीक, तो अब आगे जो है यहाँ पे गति कितनी हुई, x का 4/5 हो गया। ठीक है, अब टाइम जो है इतनी देरी से, अच्छा बताए अगर हम कहें आप 8 बजे स्कूल जाते हैं, अब आप आधा घंटा स्कूल पहुंचने में देर कर दिए, तो क्या होता है, हम 8:30 बोलते हैं कि 7:30 बोलते हैं। यानी कि हम जब देर करते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लग गया, जल्दी पहुंचते हैं तो हमारा टाइम कम लग रहा है, यानी कि हम बढ़ा देंगे। तो पहले समय कितना लगता था, t, अब समय कितना लगना, t प्लस कितना ज़्यादा हो गया, 22.5 मिनट देरी से। जब गति 4/5 होता है तो 22.5 मिनट देर से पहुंचता है। तो 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बताइए, 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 45/2, और ये क्या है, मिनट है। और मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में बदल देंगे, तो यहीं बदल दीजिए। तो यहाँ मिनट को घंटा में बदलें, 45/2, 1 मिनट में कितने घंटे, 1/60। तो अब यहाँ पे 15 3 45 और 15 चौको 60, यानी ये क्या गया, 3/8, क्या घंटे, आवर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3/8।
कितना बढ़ गया 3/8। अब पता है कि ऑफिस यहाँ पे भी अगर गति है, ऑफिस जो है 8 बजे घर से निकलता है, अगर यक्स किलोमीटर पर घंटा हो और समय t घंटा हो, तो जितना यहाँ डिस्टेंस है वही तो इतना है, क्योंकि ऑफिस तक पहुँचने में अगर हम देरी करें, लेट करें, ऑफिस तक का डिस्टेंस हुआ तो सेम रहेगा। तो यानी यहाँ पे इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है यहाँ से देखिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल होगा, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होगा। तो वही करिए, इसका जो डिस्टेंस होगा वो यक्स इंटू टी हो गया, और जो इसका डिस्टेंस होगा यक्स इंटू 4/5 और ब्रैकेट में टी प्लस 3/4, यही होगा। तो यहाँ से यक्स यक्स कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि इक्वल है, अगर यक्स यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा तो यक्स यक्स कैंसिल। तो यहाँ पे 5 कहाँ चला गया, यहाँ तो 5t बराबर, यहाँ पे 4 दोनों को दे दिया जाए, 4t और प्लस 4 यहाँ क्या 3/8 था ना, यहाँ पे कितना आया था 3/8, इसको आप कर लिए 3/8 था, ठीक, क्योंकि 3/8 आवर था, तो यहाँ कितना है 3/8। चलिए अब आगे 3/8 है, अब इसको हम क्या कर देंगे, 4 दोनों को दे दिया, यानी 4t, यहाँ 4t प्लस 4 इसको दिया 4 2 ऐड कट गया कि नहीं, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/2, यही आया। 5 इसको दे दिया 5t, 4 इन दोनों के 4t को दिया 4t और 4 इसके साथ मल्टीपल है तो 4 दूनी 8, 3/2, ठीक। अब ये 4 इधर आया तो 5t माइनस 4t इज इक्वल टू 3/2, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, t बराबर क्या आ गया 3/2, 3/2 क्या है आवर है, और 3/2 आवर को क्या लिखते हैं हम बताइए, 3/2 आवर को लिखते हैं 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ, 1 घंटा 30 मिनट में क्या करेंगे, अपने ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा गोविंद को, 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि ये 1 घंटा 30 मिनट, अगर स्पीड इतना बढ़ जाएगा 4/5 वो कर देंगे तो हम 1 घंटा 30 मिनट में 3/8 घंटे को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा स्पीड में परिवर्तन करने पर कितना समय लगेगा, तो इसमें टी का मान रखने पर, ठीक। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट चला जाए, देखिए यहाँ पे जो टाइम वर्क में वही फार्मूला लगा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही है, बस आपको देखना है कि इक्वेशन या समीकरण किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये देखिए समीकरण 11/8 भागे 33/56 बराबर को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी इसको केवल सॉल्व करना है। तो पता है जब भी डिवाइड होता है, अगर उसके बाद जो भी नंबर होते हैं अपने मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो बस वही हमें करना है, यानी 11/8 भागे 33/56, तो 11/8 तो यही रहेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे हुआ ये पलट जाएगा, यानी 56/33, तो 8 सते 56 ये कटा, 11 3 33 ये कट गया, आया 7/3, और 7/3 का लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 1 बचा रिमेन बटे 3, यानी 2 सही 1/3, कितना आया 2 सही 1/3, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, 2 सही 1/3, तो चौथा ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये रहा 5वां क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहा है, यदि ये अनुपात और समानुपात का, यानी 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो 2 भागों में कौन सा बड़ा भाग होगा। देखिए लिखा है 84, ध्यान से देखिए यहां पे लिखा है क्या 84, लिखा है 84, और इसको कितने अनुपात बांटना है, 5:9 के अनुपात में बांटना है। अब पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए अनुपात में ही जो दिखेगा वही सबसे बड़ा है, अनुपात में जो दिखेगा वही सबसे बड़ा है। अब देखिए 84 को बांटना है 5:9 में, बड़ा बताना है, तो केवल हम बड़ा जाने, हमसे और से क्या मतलब छोटा से, जो पूछा है वही देखे।
यही तो टाइम बचता है। तो इंटू किसका पूछा है, बड़ा कौन है, 9, 9 और कितने में से बड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 5 14, यानी 14 में से 9 है, और ये 14 में से कितना है 5, और ये 14 में से 14 में से कितना है 9। तो अब इसको सॉल्व करिए, 14 छंग 84, तो 9 छाका 54, यानी 54 क्या है, सबसे बड़ा है। अगर छोटा पूछा होता तो क्या लिखते हैं, 84 इंटू छोटा कौन है 5, और कितने में से 14 में से, तो 14 छंग 84 और 6 पंजे 30, ये है छोटा और ये है बड़ा। क्लियर हो गया। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 54 आपका करेक्ट आंसर ए। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो इस तरह से हम बांटते हैं, पूरा अनुपात को जोड़ते हैं तो डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिखा जाता है, और जिसका पूछा जाए वो अंश में लिखा जाता है। ठीक, तो चलिए यहां तक आपसे क्लियर हुआ। प्लीज आप सभी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। और भी चीज़ें इस आपके सामने ले आया जाएगा, जिससे आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो उसमें बेहतर से बेहतर जो है नंबर आ सके, और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में उसको जो है कवर कर सके, क्योंकि क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम में क्या है, समय की बहुत ही अभाव है। तो इस अभाव को देखते हुए हमें कैसे जो है क्वेश्चन को समझना है और कैसे जल्दी करना है, ये सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य मतलब क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, भाज्य मतलब और अभाज्य मतलब। देखिए भाज्य जो किसी से कट जाए, किसी या दूसरे नंबर से कट जाए, अभाज्य मतलब जो किसी से न कटे, यानी एक और स्वयं को छोड़कर, क्योंकि एक से तो सभी नंबर कटते हैं और स्वयं से तो खुद का नंबर कट जाता है। यानी 7 से अगर कहा जाए, 7 से तो 1 से भी कटेगा और 7 से भी कट जाएगा, तो ये नहीं देखना, यानी कि अदर नंबर से कट जाए। ठीक, एक को छोड़ करके और सारे और किसी नंबर से करते हैं तो वो भाज्य होता है। और अभाज्य मतलब जो खुद से और एक से कट जाए और किसी से न कटे, वो अभाज्य होता है। अब भाज्य संख्या नहीं है मतलब वो क्या है, अभाज्य है। ऐसा चेक करना है जो अभाज्य है, क्या है, अभाज्य है। हमें अभाज्य बताना है। तो अभाज्य कौन है, अब देखिए यहां से, यहां पे जो 133 है वो किससे कटेगा, वो 7 से कट जाएगा। 7 से अगर हम काटे 133, 7 एकन 7, तो 7 से ये घटेगा कितना है 6, 3 और 7 9 63, यानी ये 7 से कट गया, 7 से ये नंबर कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं, 433 ये नहीं कटेगा, 533 ये 13 से कट जाएगा, 5 3 3, तो कितना बार जाएगा, 13 4 जा 52 और 1 3 13 बन जा, यानी ये 13 से कट गया। और ये संख्या जो 833 है वो किससे कट जाएगा, ये जो है 7 से ये नंबर कट जाएगा, यानी 7 से काटेंगे 7 9, यानी कि 7 1 जा 7, फिर 1 3 आया 13, वही 133 फिर आ जाएगा, यानी ये भी कट जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है, ये 433। 433 क्या है, अभाज्य है, और सभी क्या है, भाज्य है। 133 भाज्य है क्योंकि वो 7 से कट गया, 533 भाज्य है जो कि 13 से कट गया, 833 जो है वो 7 से कट गया। ठीक, तो अभाज्य क्या है, 433। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। लिखा है, एक जहाज ने तट से 15 किलोमीटर दूर एक रिसाव विकसित किया। ठीक, तट से 15 किलोमीटर यानी कि यहां से, तो देखिए यहां पे क्या है, ये रहा तट, ये क्या है, अब तट से 15 किलोमीटर दूर यहां पे जहाज है, यहां पे जहाज है, यहां पे ये रिसाव चालू किया। रिसाव मतलब कहीं छेद हो गया होगा, और फिर अधिकतम 18 मिनट के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर जाता है। मतलब 18 मिनट के लिए 10 किलोमीटर, यानी कि 18 मिनट के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किस ओर चलता है, तट की ओर। किस ओर चलता है वो,
तट की ओर चलता है। ठीक है, एक बचाव जहाज जिसे तुरंत तट से भेजा जाता है, यानी कि ये बचाव जहाज है, बचाव जहाज है, वो तट से जो है भेजा जाता है। ठीक है, तुरंत तट से भेजा गया था। यात्रियों को बचाव के लिए जहाज तक पहुंचने के बाद बचाव पूरा करने में 6 मिनट लगेंगे। मतलब यहाँ पे ये करा तट से भेजा गया था, यात्रियों को बचाव के लिए जहाज तक पहुंचने के बाद बचाव पूरा करने में 6 मिनट लगेंगे। मतलब वो जहाज के पास जाएगा, यहाँ पे 6 मिनट लोगों को बचाए निकालेगा, तब लेके जाएगा। मतलब इसको 18 मिनट लग रहे हैं, लेकिन इसमें इसको कितना मिनट चाहिए? 6 मिनट तो ले लिया 18 मिनट में, यानी इसको केवल 12 मिनट चलना चाहिए। इसका जो चलने का जो समय है, जो चलता रहेगा, 12 मिनट चलेगा और 6 मिनट रुकेगा, तभी जाके 18 मिनट इसका लेगा, कवर करेगा। और फिर पहुंचने के बाद पूरा करने में 6 मिनट लगेंगे। जहाज पर सभी को सफलतापूर्वक निकालने में सक्षम होने के लिए बचाव जहाज की न्यूनतम गति, मतलब हम कह दे इसकी न्यूनतम गति कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जब हम सापेक्ष चाल जब देखें, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जब ट्रेन आती है, ट्रेन एक ट्रेन दूसरी ट्रेन अगर विपरीत जाए तो इसकी सापेक्षिक जो गति होती है वो जुड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपने, यानी कि ये भी और ये भी, उस जो बीच का कवर है बहुत तेजी गैप से क्या कर रहे हैं? अपने आप को, यानी कि इसकी स्पीड और इसकी विपरीत स्पीड, दोनों गैप को बहुत जल्दी से पूरी कर लेंगे। लेकिन अगर एक इस ट्रेन चले और इसके पीछे दूसरा ट्रेन चले तो इसमें जो सापेक्षिक गति कहती है, जो एक दिशा में चलता है तो इसकी सापेक्षिक गति क्या होती है? घट जाती है, यानी घटा दिया जाता है। तो ये दोनों विपरीत है, तो इसकी सापेक्षिक गति क्या हो जाती है कि 10 + x। ये सापेक्ष गति है। क्या है? सापेक्ष गति 10 + x = कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी कितना है? 15 किलोमीटर। और समय कितना है? 15 किलोमीटर तो है, लेकिन समय कितना है? समय है 12 मिनट, क्योंकि वो रुकेगा 6 मिनट, लोगों को उतारेगा, वो 6 मिनट का कोई मतलब नहीं है, 12 मिनट है। अब 12 मिनट को हम क्या करेंगे? घंटे में बदलेंगे। 12 बटे क्या लिखेंगे? 60। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे लिखेंगे क्या? 10 + x = 15। 60 कहाँ चला गया? ऊपर। 60 बटे 12, तो 12 पंजे 60, 15 पचे 75, तो 10 + x बराबर 75। तो x बराबर 75 - 10 = 65 km/h, क्योंकि यूनिट क्या थी? ये किलोमीटर, ये आवर हो गया था। तो यानी कि जो बचाव जहाज की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 65 km/h। ये आप लोग क्लियर हुए? 65 km/h होगी, तभी वो अपने यात्रियों को ससलामत बचा सकेंगे इसको। ठीक है, यानी कि ससलामत तट तक पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि मेंसुरेशन का पार्ट आ गया। ये कौन सा पार्ट आ गया? मेंसुरेशन। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। अब हमें r चाहिए। अब r मिलेगा कैसे? अब देखिए, जो यहाँ पे रेडियस है ना, जो r की वैल्यू होगी ना, वो r की वैल्यू क्या होगी पता है? समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई बटे √3, यानी कि r बराबर होता है भुजा किसकी? भुजा समबाहु त्रिभुज की।
बटे √3। और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 21 बटे √3। इसका परमेयीकरण कर दीजिए, यानी √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो गया 21 √3 और बटे √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाते हैं, क्योंकि रूट में जो होते हैं जोड़ा, जब रूट में क्या हो जाएगा 3 × 3 जब जोड़ा बनता है तो बाहर निकल जाता है। तो 3 सते 21, तो यानी कितना आ गया 7 √3। अब यही 7 √3 कहाँ रखना है, ये सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब यहीं पे रख दीजिए, कहाँ पे रख दीजिए यहीं पे, यानी लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस क्यू स्क्वायर है तो 7 √3 का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे 22/7 इंटू 7 √3 कितनी बार लिख दें हम 2 बार, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो 7 कैंसिल, अब आ गया 22 इंटू √3 मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, और 7 × 21 यानी कि ये हो जाएगा 22 × 22, 22 दूना 44, 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा पर समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का जो है क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। और r की वैल्यू कहाँ से आया, रेडियस होता है समबाहु त्रिभुज का जो यहाँ पे परिवृत्त का जो रेडियस है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो होती है और बटे √3 के बराबर होता है। यहाँ से हमें रेडियस पता चला और रेडियस यहाँ पुट करने पे पता चल गया समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो मेंसुरेशन में आपके सभी फार्मूले आपका पता होना चाहिए। जैसे बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, स्फेयर का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये सारी चीज़ें जब फार्मूला आपको पता रहता है तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती है। अब जैसे अगर बेलन है पाई r स्क्वायर h है, तो जानते हैं एक बेलन में कितने शंकु बनते हैं, एक बेलन में 3 शंकु बनता है। अगर 3 शंकु बनता है तो यानी 3 शंकु के बराबर एक बेलन है, तो 3 शंकु के आयतन के बराबर एक बेलन का आयतन है। तो एक शंकु का आयतन क्या होगा बेलन का कितना होगा 1/3 भाग होगा, तो इसलिए बेलन का आयतन बन जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आप जब कंपेयर करते हैं फार्मूले में तो चीज़ें बहुत आसान होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। तो 1.8 अब भाग का मतलब क्या होता है 1200। ठीक, तो दशमलव हटाए, दशमलव जैसे हटाया 0 बढ़ा देंगे, तो इसको हम अलग कर देते हैं 18/12 इंटू 1 क्या 0 को हमने अलग कर दिया 1000। 12 से अगर इसको भाग करेंगे कितना आएगा 12 एकम 12, ठीक 12 एकम 12, दशमलव बढ़ाया 6 आ गया 0, 12 पंजे 60, अब बटे 1 2 3 1 पॉइंट फिर हटा दे 0 आ गया, यानी हमें क्या लिखना है 4 0। जब नीचे 4 0 हो तो ऊपर यही 4 0, तो 4 अंकों के पहले हम क्या लगा देंगे पॉइंट। 15 तो 2 अंक था ही, 2 अंक और मैंने 0 बढ़ा के बना दिया 4 बन गया, और 4 0 है तो 4 0 जैसे हटा यहाँ पे दशमलव लगाकर ये लिखिए, ये आ गया आपका आंसर 0.0015। तो जल्दीबाजी में कभी कभी हो जाता है, तो आप जल्दीबाजी में न करिए, आसानी से करिए, आराम से करिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जो ऑप्शन करेक्ट हुआ 0.0015, इसको 15 नहीं 15, दशमलव बाद को नंबर को हम गिनती में करते हैं 15। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए इसमें है, इसको अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जल्दी से ब्रैकेट वाला देखा करिए। तो ब्रैकेट यहाँ तक का है और यहाँ तक क्या है डिवाइड है, बीच में मल्टीप्लाई इन दोनों को अलग कर दिया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो इसको डायरेक्ट भाग कर सकते 15 सत्ते 105 गुणे इसको करिए, 38 में से 8 को निकाला क्या बचा 30, और 5 से इसको खाए 5 छंग 30 क्या गया 6, और डिवाइड क्या बचा 3, तो यानी 3 दूनी 6 यानी 7 इंटू 3 दूनी 6 और 7 त्रिक क्या गया 21। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यानी कि क्या किया गया 105 था, यहाँ पे देखिए अब ये 21 तो डायरेक्ट आ गया, कितना 7 दूनी 14 कितना आया, यहाँ पे 7 त्रिक 7 दूनी 14 कितना आ गया 7 दूनी 14,
तो ऑप्शन कौन सा है, तीसरा सही हुआ। ठीक है, लेकिन इसको देखिए, अगर जिनको जो है आराम से सॉल्व करना है तो वो आराम से करिए, लेकिन आप सभी इसमें स्पीड जरूर करिए, क्योंकि यही सब आपका छोटा छोटा टाइम बचा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बढ़ा देता है। ठीक, पहले हम इसको देखें, डिवाइड था तो 15 सत्ते 105 कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, मझला कोष्टक है, 38 में 8 को निकाल दिया, क्या बचा 30, और भागे आगे 5 बता था, मझला कोष्टक क्लोज, और 3 आ गया। तो 7 इंटू 5 30 कट गया ना, 6, और डिवाइड आगे था 3, अब मझला कोष्टक भी हट गया। अब 7 इंटू 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, कितना आ गया 14। ठीक है, ये आपका आ गया। तो यानी यहाँ पे ये कौन सा है, ये सरलीकरण है, जिसमें हम काबा गुदरी फॉर्म यूज करते हैं। का मतलब गुणा, जहाँ पे का लिखा रहता है उसको पहले करते हैं। का मतलब कि गुणा को नहीं पहले कर दे, का जहाँ लिखा होगा उसको आप गुणा करेंगे, फिर उसके बाद भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का जो सिंबल लिखेगा तब जाके आप गुणा करेंगे, फिर प्लस माइनस एक साथ आप करिए। प्लस माइनस कभी भी जो माइनस माइनस जुड़ जाता है, प्लस माइनस घटता है, ये ध्यान से समझ के करिएगा। ठीक है, अब आगे आइए। 54, 162 और 189 का महत्तम समापवर्त क्या है। इसमें म से निकाला। म से कैसे करते हैं, ठीक है, म से जो करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसा दे, 4 नंबर जैसा दे, पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। क्या करेंगे, हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन है, 54, और इससे जो बड़ा होगा उसको डिवाइड करेंगे 162। तो 54 तिहैया होता है 162, यानी ये कट गया। अब जब 54 इसको पूरा काट दिया तो उसी 54 से जो बचा है उसको डिवाइड करेंगे 189 से। काटिए, यही 3 बार जाएगा, 54 तिहैया 162, और इसको भाग करिए, 9 मस इसको घटाइए, 9 मस 2 गए 7, और 8 मस 2, और फिर यही जो शेष बचा है इसी को, जिसको आप जिससे डिवाइड करें इसी को फिर पुनः डिवाइड करेंगे। 27 दूना 54, जब तक कटे ना तब तक लेके जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे शेष बचता तो फिर उसी शेष से इस जो डिवाइड करें 27 ना, इसी को जो है काटेंगे हम। ठीक, तो म से क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन मतलब इन दोनों में ऐसा नंबर जो कॉमन हो, जो तीनों में रहे, वो भी मल्टीप्लाई के रूप में, वही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सब में मौजूद हो, जितने भी नंबर हो उसमें मौजूद हो, वो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो हो गया 27, काट दिया पूरी तरह से, 27 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन का जो तीनों में मौजूद हो। HCF मतलब जो सब में मौजूद हो वो भी, और जो बच जाए उनको भी ले लिया जाए, तो वो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि अब देखिए 12 क्वेश्चन नंबर यही है, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी कि 64, 128 और 160 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्त कैसे आप निकालते हैं, अब देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालते तो इसी तरह है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा स्पीड में बनाइए। जैसे 64 था, 128 है और 160 है। अब आप देखिए ऐसा नंबर जो सभी को काट दे रहा है उसको पहले से काट दो, क्या जरूरत है आप 2 से करिए। 8 से देख कर 28 64, अब ये भी 8 से 8 के टेबल में था, 8 1 कम 8, और फिर उसके बाद 8 6 48, ये भी 8 के टेबल में है, 8 दूनी 16 20। ठीक, और कोई कटेगा, 4 से फिर कट रहा है तो 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब देखिए 2 4 आपस में जो है मल्टीपल ही है, तो सबसे बड़े नंबर से इसको काट दो, 4 से इसको काट दिया, नहीं 2 भी कट गया और ये 4 भी कट गया, बचा 5। अब 5 से इसको काट दो, तो ये 1 1 1 कट गए, तो बचा क्या, तो जो LCM होता है वो होता है जो काटे हैं नंबर ना, यही इन सभी का मल्टीप्लाई होता है LCM, यानी कि 8 × 4 × 4 × 5। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 चौक 20, 20 चौक 80 और 80 8 28 64 640। तो ये क्या आ गया 640। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया,
ये आपका 640 चौथा ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर से 8 चौक यानी 5 चौक 20। देखिए जो आसान, देखिए 8 चौक 32, 32 चौको करेंगे, क्या मतलब है 5 जानते हैं, 5 नंबर से मल्टीप्लाई आसान होता है। तो क्या है 5 चौक 20, 0 जैसे आया और आसान हो गया। तो 5 चौक 20, 20 चौक 80 और 80 में 8 से गुणा हुआ तो 0 आपका है 18 64 यानी 640। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप छोटे छोटे नंबरों का मल्टीप्लाई किया करिए, इससे क्या होता है आपका कैलकुलेशन, आपका माइंड ग्रो करता है। ठीक है, ये सब बता कि क्योंकि मैथ में क्या है, मैथ में मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट यही सब तो करना है, बस मेथड क्या है वो हमें देखना है, किस तरह से मेथड होते हैं, क्या पूछा गया है, नहीं तो उसके बाद प्रोसेस मल्टीप्लाई डिवाइड का है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसको देखिए, ये प्रतिशत का है। किसी परीक्षा में ऋषि ने 80 में से 66 अंक प्राप्त किए थे। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे आपके एग्जाम में होता है प्रतिशत, आप कैसे निकालते हैं, जितना पाया है और बटे जितना हाईएस्ट नंबर था, मतलब जितना हाईएस्ट पूर्णांक था, जितने में मार्क जो है बना था। ठीक, तो यानी कि ऋषि का प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना है ना। अंक कितना पाया था ऋषि, 66 पाया था। कितना पाया था ऋषि ने, जो है 66 अंक पाया था। और कितने में से पाया था 66, तो 66 पाया था कितने में से, 80 में से। अब परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दें। आखिरकार 100% से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, देखिए 100% का मान होता है 100% बराबर होता है 1। क्यों 1 होता है, देखिए इसलिए होता है, 100 तो 100 है ही, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो नहीं, प्रतिशत का स्थान पे जैसे मैं 1/100 लिखते हैं, 100 कट करके 1, और किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई पर उसके संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, जिससे भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस वो प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो 0 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 4 2 यानी 4 से इसको डायरेक्ट चाहे काट भी सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 33 कर दिए। अब देखिए पंक्ति 5 से 33 मल्टीप्लाई, पंक्ति 15, पंक्ति 15 1 16/2 और 2 से इसको भाग करें, 2 और 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी इतना परसेंट आ गया 82.5%। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, 82.5%, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, चले आगे हम, यहाँ तक क्लियर होगा। प्लीज़ आज भी कमेंट जरूर करिए कि चीज़ें आपको क्लियर हो रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है। तो आगे भी हम इसी तरह से जितने दिन आपका एग्ज़ाम बचा है उतने दिन तक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, क्योंकि इसी तरह का टाइम वर्क का है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या है, आ गया इस क्या है, प्रतिशत का, यानी कि लाभ हानि का है, जिसमें आपका आयरिन ने, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए। आयरिन ने एक मास्क को 308 रुपए में बेचा और उसे 12% हानि हुई। 10% लाभ कमाने के लिए उसे मास्क को कितने विक्रय मूल्य पर बेचना होगा। अब देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए अगर हम सीपी निकालना चाहें, क्या निकालना चाहिए, सीपी। अगर आपको पता होगा सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, खरीदा गया मूल्य, और एसपी क्या हो गया, बेचा गया मूल्य। ठीक, यही होता है। आयरन ने एक मास्क को 308 रुपए में बेचा और 12% की हानि हुई, तो आखिरकार उसने खरीदा कितने में था। ठीक है, जो खरीदा निकालते हैं ना, सीपी, जिसको खरीदना बोलते हैं सीपी। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत। हानि हो रही, लॉस प्रतिशत, अगर लाभ होता तो प्रॉफिट प्रतिशत हो जाता। तो हम ये चीजें पता होती तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, सीपी बराबर एसपी कितना था 308 इंटू 100/, अब पता है 100 में से लॉस घटाया जाता है, लॉस प्रतिशत घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 घट गया तो कितना हो गया, 88। ठीक, डायरेक्ट हम करते हैं, समझ आए यहाँ पे।
अब हमें सीपी से एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी। जब हमें एसपी निकालना है तो एसपी का फार्मूला क्या हो जाता है? एसपी बराबर हो जाता है, क्या निकालना है? लाभ है, तो एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, ये होता है। अगर लॉस होता तो लॉस प्रतिशत लिखते, माइनस लॉस होता तो माइनस करते, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट होता प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते। अब देखिए मैं सीपी यहाँ पे भी काटिए पीटिए कुछ मत, ऑटोमेटिक लास्ट में कटेगा। हमें क्या निकालना है? एसपी। एसपी बराबर क्या है? सीपी, तो सीपी पूरा लिख देंगे 308 इंटू 100 बटा 88, ये पूरा सीपी हो गया 100 बटे 88। सौ बटे 88 ये सीपी हो गया। अब क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो 100 प्लस क्या था? 10%, तो इंटू 110 और बटे 100। अब ये देखिए, ये चीज केवल आपको बताने के लिए था, नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करते? डायरेक्ट ये करते, इसको जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जब आप ये पता होता है ना, तो डायरेक्ट ये अप्लाई करते हैं एसपी। पहले एसपी ही निकालना है हमें, पहले तो सीपी ये आया, फिर 10% प्रॉफिट करना है। तो देखिए अब कितना आसानी से कटेगा, 100 कट गया, 11 दहम 110 और 11 88, ये कट गया कि नहीं? 11 88 और दहम 100। फिर आगे 8 से इसको काटिए, कटेगा, अगर 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 कट गया, और 4 से इसको काटिए, 4 सते 28, 4 सते 28, यानी 77 इंटू 5, तो क्या आया? 77 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें, 5 सते 35, 3 आया, 5 सते 35, 3 5 3 8, 385, यानी 385 रुपया विक्रय मूल्य, 385 रुपये में मास्क को बेचना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? ये करेक्ट हो गया। समझ में आया? तो ये आपका समझने के लिए, जब प्रॉफिट परसेंट में हो तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। अगर लॉस हो, एसपी पूछा था, तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटे 100। ओके, और सीपी अगर प्रॉफिट परसेंट हो सीपी बराबर, तो सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीपी और लॉस प्रतिशत दिया और सीपी पूछ रहा है, तो सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बटे 100 माइनस लॉस प्रतिशत। ठीक, ये याद रखिए, और ये जब याद रहेगा तो ये डायरेक्ट आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चला जाए तो चलिए, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है? प्लीज़ आप सभी कमेंट जरूर करिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अब वो तो प्रॉफिट लॉस का था, अब ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तब 300 रुपए में 2 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा? अर्जित ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछा है। अब देखिए सीआई बराबर होता क्या है? देखिए सीआई का जो फार्मूला होता है वो होता है सीआई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सीआई बराबर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट, यानी कि इसमें प्रॉफिट मतलब नहीं, इसमें हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने क्या होता है? मूलधन। कोई भी चीज होता है वो मूलधन पे ही बढ़ता है और मूलधन पे ही घटता है। तो प्रिंसिपल है, ये क्या है? प्रिंसिपल, फिर बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर मतलब रेट, बटे 100 की पावर n मतलब टाइम, जो भी है सो -1। ये होता है इसका फार्मूला। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n इन -1 और ब्रैकेट क्लोज, ये होता है। अब देखिए 300 रुपए पर जो भी बढ़ता घटता है वो प्रिंसिपल पर भी होता है, तो यहीं पे अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू प्रिंसिपल 300 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है? 10%, 10 बटे 100, और टाइम यानी ईयर कितना है? n जो है वो क्या है? 2 वर्ष, और -1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 300 एक 0 कैंसिल, 10 का नाम 10 है कि 11 बटा 10, 11 बटा 10 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई आप बहुत स्पीड से भी कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 11 ग्राम में 121 बटे 10 100 और -1,
अब 100 का नाम 100 यहाँ हो जाएगा, 121 में से 100 घटेगा तो 21/100 क्या हो जाएगा, 300 इंटू 21/100, 0 0 कैंसिल, 3 1 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 63। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 63। क्लियर यहाँ तक। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए 0 जो कर 10 का नाम 10 है कि 11/10 हो गया, 11 ग्राम 121/100 हो गया, और 100 का नाम 100, 121 में से 100 निकाला 21, 21/100 डायरेक्ट हो गया, 2 0 करके 21 3 या 63। तो आप जब आपका कैलकुलेशन स्पीड हो जाता है तो ये सारे जो स्टेप आपने जो किया है हट जाते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ अप्लाई करते हैं। 1-2 लाइन में जो कहते हैं ना, 1-2 लाइन में कैसे सॉल्व होता है, वो क्या होता है, कुछ चीजें माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। ये फार्मूला तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये लिखना है और डायरेक्ट ये लिखना है, काट पीट मचा करके उसमें जो है जल्दी से सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकली खेल है, इसको लॉजिकली हम देखे बताते हैं क्या चीजें हैं। लिखा क्या है, 82 अनुपाते 64 समानुपाते 92 अनुपाते क्या। ये देखिए ये जो बना है ना, ये 8 का स्क्वायर है, ये 2 क्या है, स्क्वायर बना, 8 8 64। ये वही चीज यहाँ बनेगा, 9 का स्क्वायर, 9 9 81, यानी यहाँ पे क्या आ जाए आंसर, 81 आएगा। पहला जो है, पहले का जो दूसरा है वो दूसरा घात है पहले का, तो उसी तरह ये भी हो गया, तो 81 यहाँ पे आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे 81 क्या है, करेक्ट। यहाँ पे स्क्वायर का खेल था। ठीक है, ये मैथ रीजनिंग दोनों पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 भी क्या है, देखिए ये भी मैथ का रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन मैथ में भी अप्लाई है। अब देखिए मैथ के तरीके से इसको देखिए, क्या लिखा है, 2 5 8 अनुपाते 80 3 6 9 अनुपाते क्या। अब देखिए ये क्या है पता है, ये जो है सभी का मल्टीप्लाई ही 80 है, 2 × 5 × 8, 8 5 40 दूना 80, तो ये भी आप वही करेंगे, क्या करेंगे, 3 × 6 × 9, 6 3 18 9 18 9 162, यानी यहाँ पे जो क्या के स्थान पे आएगा वो क्या आएगा, 162। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 162, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, आगे चले। देखिए जल्दी जल्दी आप सभी जो है क्वेश्चन को देखते जाइए और करते जाइए। ठीक, अब ये देखिए क्या है, ये भी उसी तरह है, जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 अनुपाते 50 समानुपाते x अनुपाते 101, यानी ये देखिए नियरेस्ट है स्क्वायर के, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 4 1 50, तो ये भी तो होगा, यानी 101 में से 1 घटा 100, 100 किसका स्क्वायर 10 का, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 है, यानी 10 10 101, तो यानी x के स्थान पे क्या आएगा 10, x के स्थान पे क्या आएगा 10, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या आएगा 10। यहाँ तक क्लियर, 18 तक। आगे चला जाए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी इसको देखते जाए और सॉल्व भी करते जाइएगा। ठीक है, अब ये भी क्या है, भिन्न का चयन करना है। भिन्न का चयन देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है 6 7 8 9, यानी कि ये देखिए पीछे से जो है सीरियल बाई या घटते हुए क्रम में है, 5 6 7 8 ये भी है, 2 3 4 5 ये भी है, बट ये क्या है 3 के बाद 4 आना चाहिए, 5 आया, 3 5 6 पीछे से अगर देखा जाए 3 के 4 आना चाहिए, तो यही आपका क्या हो गया, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। ठीक, अब चलिए आगे आते हैं। अब ये जरा पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, सुहास और नितिन ने 8 अनुपाते 3 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ पैसा निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत में सुहास और नितिन द्वारा लाभ को 5 अनुपाते 4 के अनुपात में साझा किया गया, तो नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए निवेश किया। देखिए आखिरकार निवेश, फिर उसके बाद मंथ, उसके बाद लाभ। देखिए जब निवेश में, ध्यान दिए क्या होता है, जो निवेश होता है, जब निवेश में मंथ का यानी कि महीने का गुणा होता है, तब जाके मिलता है लाभ।
तब क्या निकलता है उसका लाभ। तो बस यही हमें यहाँ पे देखना है, ठीक, यही हमें यहाँ पे देखना है। क्या देखना है? यही चीज। अब देखिए क्या हमने यहाँ पे लिखाया, जो निवेश होता है जब यहाँ पे निवेश में महीने से जब गुणा किया जाता है तो क्या निकल जाता है? लाभ। बस यही हमें यहाँ पे देखा है। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में व्यवसाय में पैसा निवेश किया। एक 8 किया, ठीक, 8 तो किया, लेकिन 8 किया कितने महीने के लिए? यानी सुहास ने कितने महीने, सुहास ने अपना पैसा वापस लिया कुछ महीनों के बाद। कितने महीने के बाद? x महीने के बाद। फिर अनुपाते नितिन ने निवेश कितना किया? 3x का, क्योंकि 8x यानी 3x में 3, यहाँ पे हमें x अभी नहीं करना क्योंकि x आपका एक मान था, ठीक, 3 लगाया। अगर देखो ये अनुपात ये होता है कि बराबर, ये अगर ये 8 लगाया तो ये 3 लगाया, 8 लगाया x मंथ के, लेकिन वो 3 लगाया कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए, क्योंकि 12 महीनों के अंत में, 12 महीनों के अंत में, यानी कि सुहास और नितिन द्वारा, यानी कि जब 12 महीने बाद किया तो नितिन ने तो काम तो छोड़ा नहीं है, मतलब नितिन ने पैसा वापस लिया नहीं। वापस किसने लिया था? सुहास ने, x मंथ पहले, यानी कुछ महीने के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया, लेकिन नितिन ने 12 महीने तक अपना पैसा लगाए रखा। और इन्हीं का लाभ क्या है, किसके बराबर होता है? लाभ के। ये देखिए निवेश इंटू महीना, तो निवेश इंटू महीना इसका अनुपात है निवेश इंटू महीना किसका? सुहास का ये है, और ये क्या है? नितिन का। इन दोनों का अनुपात क्या है? 5:4, 5:4। बस काम यहीं पे खत्म। क्या करेंगे? 8x अनुपात का मतलब बटा, और बढ़तियां 36 बराबर 5/4। तो काटिए, 4 9 36, तो x बराबर कितना आ गया? 9 5 45 बटा 8, 45 बटा 8 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर सही बटा हम करें, अब लेकिन क्या है, ये किसका आया है x? ये किसका आया है? सुहास का। यानी सुहास ने इतना क्या किया? निवेश किया। सुहास ने, किसने किया? लेकिन हमें किसका निकालना है? हमें निकालना किसका है? जब सुहास का x आ गया, हमें निकालना है तो नितिन ने अकेले कितने महीने, तो सुहास ने कितने महीने? 45/8 जो है इतना भाग महीने में किया। लेकिन हमें निकालना किसका है? नितिन का। तो नितिन ने अकेले कितने महीने के लिए निवेश आखिरकार किया? ठीक है, तो 5:4 के अनुपात में साझा किए, तो नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए निवेश किया है? तो आखिरकार अब नितिन का निकालना है। तो नितिन तो यहाँ पे 12 महीनों के अंत में सुहास और नितिन द्वारा लाभ 5:4 के अनुपात में साझा किया गया। नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए किया? आखिरकार अगर हम इसको सही बटाम करेंगे तो क्या होगा? 8 पंजे 40 और 8 पंज 5/8, और टोटल कितने महीने के लिए लगाया गया था? 12 महीनों के अंत, 12 महीनों के लिए लगाया गया था। अगर ये इतने मंथ के लिए ये कर लिए, इतने महीने के लिए, तो आखिरकार फिर वो कितने महीने के लिए लगाया? यक्स की वैल्यू तो 5 सही 5/8 महीने हो गए। अब वो कितने में? 12 महीने टोटल थे। तो 12 में से इसको अगर घटाएंगे, या तो 45/8 को डायरेक्ट घटा दीजिए, हम 45/8 घटा देते हैं। 12 अट्ठे 96 माइनस 45/8। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा? 1, और 9 4 के 5/8। इसको सही बटाम करेंगे तो क्या आएगा? 8 6 48 3/8, यानी इतने मंथ। यानी ये किसका आ गया? नितिन का। यानी कि अगर कहा जाए कि 5:4 के अनुपात में साझा किया, तो नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए निवेश किया? तो वो किया 6 सही 3/8 के लिए। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा?
यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट होगा 6 सही 3/8 मंथ के लिए इसने लगाया। ठीक है, अब आके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए 21 पे आइए। पेन के एक सेट की चिन्हित कीमत पर 15% की छूट के बाद यह अभी भी खरीदार को 1751 रुपये है। पेन के सेट की चिन्हित कीमत क्या है? अब देखिए छूट किस पे दिया जाता है? छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर, यानी यह छूट मतलब क्या होता है? माइनस छूट मतलब क्या होता है? कमी कर दी गई, यानी इसको छूट दे दिया गया। अब जब कमी किया गया तो अंकित मूल्य क्या था? यक्स। यक्स पे कितना कम किया गया? 15%, यानी वो कितना हो गया? 85%। 85/100 लिख सकते हैं। और जब छूट दे दिया गया तो क्या हो गया? वो प्राइस बन गई। प्राइस कितना दिया गया? 1751। क्या है? 1751। काटिए इसको, 5 से इसको काटिए 17 और 5 से इसको काटिए 20 और 17 से कट गया 17 का नाम 17, 0 बढ़ाया 17 3 51, यानी यक्स बराबर क्या आ गया? 103 × 20, यानी 103 दूना 206 और 0 था 0, यानी 2060। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? 2060, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? आगे चला जाए तो ये अब आके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए क्या है, अब इसमें क्या है? तो यक्स अनुपात 16, x/16 बराबर 63 बटे क्या हो गया? 36। काटिए, 4 चौक 16, 4 9 36 और 9 7 63। तो यक्स बराबर क्या आ गया? 7 चौक 28। यक्स की वैल्यू कितना आ गया? 28। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया? ऑप्शन आपका ये थर्ड वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यक्स लिख दिया गया था। जब यक्स लिखा है तो हम मैथ के थ्रू यहाँ पे अनुपात को मैंने बटे में लिख करके इसको जो है और समानुपात मतलब बराबर करके इसको साफ कर दिया गया। ठीक, तो 28 हो गया। अब आगे आते हैं। अब ये देखिए क्या लिखा है, यदि 1800 रुपये की राशि को प्रतिवर्ष 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तब इसमें कितना ब्याज अर्जित किया जाता है? आप देखिए SI, अभी CI आया था, CI का फार्मूला आपने लिखा था। अब SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100, यही होता है। तो निकालिए, प्रिंसिपल कितना है? 1800, रेट कितना है? 8 और वर्ष कितना है? 5 बटे 100। काटिए, 2 0 2 कैंसिल। अब इसको काट, 8 पंजे 40, तो 18 × 40 और 18 3 54, 18 4 72 और 0, यानी 720 क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए अगर 18 × 144 144 पंजे करते हैं तो आपको और ज़्यादा जो है टाइम लगता है, इसलिए हम 8 पंजे 40 और 18 चौको 72, तो ये भी लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट 720 आंसर लिख देते। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया? 720, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक, अब आज का जो है हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, ये क्या है? औसत पे, यानी कि एवरेज पे। अब देखिए यहाँ पे एवरेज पे जो क्वेश्चन दिया है वो किस तरह दिया गया है? 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 है। मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है? औसत अंक जो है 55 हो गया, मतलब पांचों का अंक 55 55 55 है। तो कुल अंक कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे हम? 5 को 55 से गुणा कर देंगे तो कुल अंक पता चल जाएगा। तो 5 छात्रों का प्राप्त औसत अंक 55 है। अब पांचों में से शीर्ष 3 छात्र का औसत अंक 65 है। तो 3 छात्र का औसत अंक 65 है, 3 × 65, तो 3 छात्र का जो है पूरा आ गया। ये 5 छात्र का टोटल अंक है, ये 3 × 65 3 छात्र का। अब पूछा है अन्य 2 छात्रों का औसत अंक, मतलब जो 5 मेंबर थे, 3 ये हो गए, 2 अभी बचे हैं, 2 बचे हैं, उनका औसत कितना है? यक्स। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर होंगे कि नहीं? ये जो पांचों का जो नंबर है वो 3 का औसत और 2 का औसत जो है उन दोनों क्या है? बराबर ही है, लिखा है यहीं पे। 5 छात्रों का प्राप्त औसत है 5, इन्हीं 5 में से 3 का ये है और 2 का पूछा है। ठीक, तो ये बराबर हो गए। तो करिए, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 27, और ये इधर आ जाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इधर ही भेज दीजिए। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 19 195 बराबर क्या हो गया? 2x। घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 9 है, 1 में से यहाँ दिए, 17 में से 9 गए 8 बराबर 2x। 2 से इसको काट दिए 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40, यानी औसत कितना था? 40। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया? 40।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ 40। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। तो अभी तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको भी देख। ये तो क्या है, नंबर पे है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो सिंपल सा पार्ट है कि यहाँ पे कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, आगे क्या बढ़ा, 20 बढ़ गया, यानी 12 8 20, फिर यहाँ पे 8 बढ़ेगा 28, 28 8 कितना हो गया, 8 8 16, 8 8 16 यानी 36, और 36 जोड़ दीजिए तो 6 3 9 और 6 3 9, तो क्या आ गया यहाँ 99। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, ये यहाँ पे आंसर जो आ गया है वो 99। ठीक है, ये 99 यहाँ पे आंसर आ गया। अब आगे देख लेते हैं अगर है तो नहीं। तो चलिए यहाँ तक आप सभी यहाँ पे क्लियर हो गए। तो कैसा लगा आप सभी को, हाँ से ज़रूर कमेंट करिए और बताइएगा। फिर आगे जो है इसी तरह हम जो है लेकर आते हैं। तब तक आप सभी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार जो है पेपर को करिए, क्योंकि पेपर ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आप कितना भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर पेपर को फॉलो नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में जो है वो सारी कमियां नहीं दूर कर पाएंगे जो एग्ज़ाम में, जो समस्या एग्ज़ाम में आती हैं वो सारी। क्योंकि पेपर जब आप लेकर के बैठेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट कितना है, हमें कितने 3 घंटे में या 2 घंटे में हम कितने क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो बस आप लोग पेपर जम के करिए। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।